हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट। टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो, आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रखा होगा जी। लॉ ऑफ सप्लाई में आपको पता है कि भैया अगर प्राइस बढ़ता है ना तो सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस कम होता है सप्लाई कम होती है। लेकिन ना लॉ ऑफ सप्लाई में केवल और केवल आपको डायरेक्शन बताते कि प्राइस और सप्लाई में एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि प्राइस अगर मान लो 10% बढ़ गया, बताओ सप्लाई कितनी बढ़ेगी? आपको नहीं पता। हाँ, इतना पता है अगर प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई कितना रेस्पॉन्स देगी वो आपको नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैंने बोला कि मान लो कि आपका प्राइस 10 है और उस केस में सप्लाई आप करते हो मान लो 50 यूनिट। अब प्राइस अगर 10 से बढ़ के 12 हो गया, बताओ सप्लाई कितनी बढ़ के हो जाएगी? इसके बारे में आपको नहीं पता। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई कितनी बढ़ेगी या प्राइस के कम होने पर सप्लाई कितनी कम होगी, तो इसके लिए आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक हमको सिखाता है कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज होगा। प्राइस में चेंज होने से सप्लाई अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, घटेगी तो कितनी घटेगी। ये टॉपिक बच्चों लोग आपको इस बारे में सिखाता है। ठीक है, तो जरा देखोगे तो जो मैंने बोला यहां पे सेम वही बात लिखी है, कुछ भी नया नहीं लिखा। यहां पे फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूले के बेस पर आप समझ जाओ क्या बोलता है कि लॉ ऑफ सप्लाई में तो बस ये बताया था कि एक पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच? प्राइस और सप्लाई के बीच। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, वो बस एक क्वालिटी बताता है, वो बस एक विशेषता बता रहा है प्राइस और सप्लाई के बीच। लेकिन वो लॉ ऑफ सप्लाई ने ये नहीं बताया कि प्राइस इतना बढ़ेगा तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए एक नया कंसेप्ट है, क्या? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमको बताता है क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच इज सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। ये हमको बताता है कि कितनी गुड्स की क्वांटिटी को सप्लाइड किया जाएगा, कितनी वस्तु की मात्रा को अपन लोग सप्लाई करेंगे, कब? अगर प्राइस में चेंज हो जाए। प्राइस अगर 10% बढ़ जाए, सप्लाई कितनी परसेंट बढ़ेगी? प्राइस अगर 20% कम हो जाए, सप्लाई कितनी कम होगी? इट मींस इस चैप्टर में पूरी बात करेंगे नंबर्स के बारे में, इस चैप्टर में पूरी बात बच्चों करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो कंसेप्ट है ये मेजर करता है, ये मापता है हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज होगा, सप्लाई किस प्रकार रेस्पॉन्स करेगी, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई कितनी घटे कितनी बढ़े, वो ये टॉपिक मापेगा। इसको कंप्यूट करने का अपने पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सिंपल सा है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को डिवाइड कर दूं किससे? डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो मेरे को जो है ES इलास्टिसिटी सप्लाई निकल जाएगी। याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको याद हो तो यहां पे अपन लोग माइनस साइन का यूज करते थे, लेकिन यहां पे हम किसी भी साइन का यूज नहीं करते। मतलब अगर कोई भी साइन ना हो तो प्लस मानते हैं ना, तो आप प्लस मान लो या आप कोई भी साइन मत मानो। एक्चुअली यहां पे प्लस साइन का यूज या किसी भी साइन का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पे प्लस साइन शो करता है कि एक पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच, इसलिए यहां पे माइनस साइन का यूज नहीं करते। यहां पे ऑटोमेटिकली जो अपन लोग प्लस साइन का यूज करते हैं, और आप जानते हो कि प्लस साइन को शो नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे संबंध पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको पता है इस फॉर्मूले को, ये एक और तरीका है बोलने का, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। बच्चों पी का मतलब क्या है जी? पी का मतलब होता है ओल्ड प्राइस। यहां पे क्यू का मतलब क्या है जी? क्यू का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी। ओके, ये डेल्टा क्यू का मतलब क्या है जी? डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला से क्या होता है जी? इसका फॉर्मूला होता है न्यू क्वांटिटी। न्यू मतलब क्या? Q1 माइनस ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी कितनी होती है बच्चों? Q। ऐसे ही डेल्टा पी का मतलब क्या होता है जी? चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? न्यू प्राइस, और न्यू प्राइस का मतलब क्या होता है? P1। इसमें से कर दो माइनस क्या? ओल्ड प्राइस, और बच्चों ओल्ड प्राइस का मतलब क्या होता है? P।
तो आपके पास डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी और क्यू आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कैसे निकलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो सेम वैसा ही है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अब अपन लोग जो है इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टाइप्स कितने होते हैं। तो बच्चों इसके भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह 5 टाइप होते हैं, जैसे वहां पे 5 टाइप थे, ईडी बराबर 1, ईडी मोर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी बराबर 0, ईडी बराबर इनफाइनाइट। बेटा ऐसे ही यहां पे आपको 5 टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बच्चों अपन लोग जो बात करने वाले हैं वो ईएस बराबर 1 है। अब ईएस बराबर 1 कब होगा, एक बात बताओ, ईएस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है जी? ईएस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो फॉर्मूला होता है कि जितना परसेंटेज चेंज इन सप्लाई को डिवाइड कैसे कर दूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ईएस बराबर 1 कब आएगा जी भैया? ये 1 तब आएगा जब ऊपर वाली वैल्यू सेम और नीचे वाली वैल्यू भैया सेम हो। ऊपर वाली वैल्यू भी 10, नीचे वाली वैल्यू भी 10, तो ईएस बराबर 1 आएगा। ऊपर क्या आता है जी? सप्लाई, नीचे क्या आता है जी? प्राइस। इट मींस क्या? जितना चेंज सप्लाई में हो 10% और उतना ही चेंज मान लो प्राइस में हो 10%, तो 10/10 कितना आ जाएगा? 1। तो ईएस बराबर 1 बच्चों तब आता है जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई किसके बराबर हो? इक्वल हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। जितना चेंज सप्लाई में उतना चेंज प्राइस में जी, ईएस अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखो, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से कवर है तो ये वाले टॉपिक में कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो मैथमेटिकली देखा जाए ईएस बराबर 1 तभी आएगा जब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो। ऊपर 10 और नीचे भी 10 हो, तो 10/10 1 आ गया। ऊपर क्या आएगा जी? आपका सप्लाई, नीचे आएगा प्राइस। इट मींस अगर सप्लाई वाला चेंज भी 10 हो, प्राइस वाला चेंज भी 10 हो, दोनों चेंज एक दूसरे के बराबर हो, तो ईएस बराबर बच्चों 1 आएगा। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं जी। डायग्राम इसका कैसे बनेगा आइए देखते हैं। मान लो कि अपने प्राइस है ओपी और ओपी पर बच्चों अपनी सप्लाई है ओक्यू। तो जो प्राइस ओपी है, सप्लाई अपनी ओक्यू है, और इससे ये वाला पॉइंट मान लो आ गया। अब सुनना बेटा, प्राइस का लेवल मान लो ओपी से बढ़ के ओपी1 हो गया। अब एक बात बताओ, जब बच्चों प्राइस का लेवल बढ़ेगा, यहां पे क्या है? क्वांटिटी मतलब सप्लाई। अब जब प्राइस बढ़ेगा, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन सुनो, अगर ईएस बराबर 1 है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बच्चों बराबर 1 है, तो इन सच केस मेरे को ये मानना पड़ेगा जितना गैप प्राइस का है उतना ही गैप आपका सप्लाई में बढ़ेगा। बिकॉज अगर 10% प्राइस में चेंज आया तो सप्लाई में चेंज भी 10% ही आएगा, तभी 10/10 1 आएगा। तो अगर प्राइस में इतना गैप बढ़ा तो सेम गैप मेरे को सप्लाई के लिए लेना पड़ेगा। मान लो कि ये आ गया मेरा Q1, तो यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं जितने प्राइस का गैप बढ़ा उतना ही सप्लाई वाला गैप बढ़ा, तभी जो है आपका कैसा आएगा जी? तभी आपका 1 आएगा। अब जरा मेरी बात को सुनो, अगर मैं इस प्राइस को और इस नई क्वांटिटी को आपस में मिलाऊं तो मेरे सामने जो है ये वाला पॉइंट आएगा, और जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का बच्चों सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो ये क्या बन गया जी? ये मेरा सप्लाई कर्व बना, जो कि एक प्रकार का नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व बोले तो जी ना तो ये स्टीपर है ना तो ये फ्लैटर, एक प्रकार का नॉर्मल कर्व है। और याद रखना ईएस बराबर 1 वाले केस में जो सप्लाई कर्व है वो आपका हमेशा ओरिजिन, ये अपना क्या होता है? ओरिजिन, जो आपका हमेशा ओरिजिन से ही पास होगा जी, आपका हमेशा इस 0 से होता हुआ जाएगा। और इस प्रकार के सप्लाई कर्व को अपन लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलते हैं जी? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक बराबर 1 या फिर क्या? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो बताओ ईएस बराबर 1 वाला केस क्लियर है कि ईएस बराबर 1 कब होगा? तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जब सेम हो तो ईएस बराबर 1 आएगा। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब बच्चों बढ़ते अपने ईएस मोर देन 1 पे। ईएस 1 से ज्यादा कब होगा? मैथमेटिकली देखा जाए, अगर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो, ऊपर मान लो 20% हो और नीचे मान लो केवल 10% हो, तो आपका ईएस जो आएगा बच्चों 2 आएगा। और ये 2 क्या है? ये 2 है आपका 1 से ज्यादा। तो बताओ ईएस 1 से ज्यादा कब आएगा? जब ऊपर वाली वैल्यू हो ज्यादा, नीचे वाली वैल्यू हो कम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों वैल्यू पुट करोगे, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो 20%, नीचे वाली वैल्यू 10%, तो 20/10 कितना आएगा? 2।
ईएस आ गया 2 और 2 क्या है, 1 से ज्यादा। तो अल्टीमेटली बच्चा लोग 1 से ज्यादा आने के लिए ऊपर वाली वैल्यू का ज्यादा होना और नीचे वाली वैल्यू का कम होना आवश्यक है। ऊपर क्या आता है जी, सप्लाई, जी नीचे क्या आता है जी, प्राइस। इट मींस अगर सप्लाई में चेंज ज्यादा हो और प्राइस में चेंज कम हो तो बोलूंगा ईएस की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा। तो वही लिखा है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन, जब सप्लाई में चेंज क्या हो, ज्यादा। किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, कि प्राइस में भी चेंज हुआ लेकिन थोड़ा कम, सप्लाई में चेंज हुआ ज्यादा, तो उसको बोलूंगा इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ईएस आपका 1 से ज्यादा। और इस केस में इस इलास्टिसिटी को बच्चों बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। आप सिंपल इलास्टिक बोल लो या आप इसको मोर इलास्टिक बोल लो, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। यहाँ पे ईएस क्या होता है, 1 से ज्यादा। अब यहाँ पे कर्व बनता है फ्लैटर और वो टच करता है वाई एक्सिस को, तो ये वाला पॉइंट दोनों एक बार अपन लोग डायग्राम में देख लेते हैं। चलिए बेटा मान लो वही वाली बात कि ओपी अपने प्राइस है और उस पर सप्लाई कितनी है, ओक्यू। तो ओपी और ओक्यू, ठीक है, ओपी पर जी अपनी सप्लाई है बच्चों मान लो ओक्यू, ठीक है। तो अपना जो ये वाला पॉइंट आ गया। अब भाई मान लो प्राइस बढ़े, प्राइस ओपी से बढ़कर हुए ओपी1। अब जब प्राइस बढ़ेगे इन दिस केस सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन इस बार सप्लाई बढ़ी ज्यादा। दो गैप, देखो गैप, सप्लाई वाला गैप लिया मैंने ज्यादा क्योंकि सप्लाई में जो चेंज है वो ज्यादा है, किससे, प्राइस में होने वाला चेंज से। और प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी, सब जानते हैं। तो इस नए प्राइस को इस नए सप्लाई से मैंने मिलाया, तो जो मेरा है बच्चों ये वाला पॉइंट आया। और जब मैं इन दोनों पॉइंट से कर्व बनाऊंगा तो कुछ सप्लाई कर्व मेरा इस प्रकार बनेगा, जो दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस को टच करता है। तो ये मेरा क्या बना, सप्लाई कर्व, जो क्या करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया जी अपना सप्लाई कर्व बन गया। अब देखोगे ये नॉर्मल कर्व नहीं है, ये थोड़ा फ्लैटर बना हुआ है। ये जो कर्व है ये थोड़ा फ्लैटर बना हुआ है और ये अपने वाई एक्सिस को जो है टच करता है। तो ये जो आपका शो करता है कि अगर आपकी सप्लाई कैसी हो, इलास्टिक, तो कर्व आपका बनेगा फ्लैटर। और अगर सप्लाई कैसी हो, यूनिटरी इज इक्वल टू 1, तो कर्व आपका बनेगा नॉर्मल। होपफुली ये आपको सेकंड वाला केस भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर क्लियर हो गया तो बच्चों बढ़ते हैं अपने 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 अगले केस की ओर। आइए जी, आइए अब आते हैं बच्चों अपना अगले केस की ओर, जो क्या है जी, ईएस लेस देन 1, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है जी वो अब आई 1 से कम। अब वही थोड़ा मैथ वाला दिमाग लगाओ, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाओ। वैल्यू 1 से कम कब आएगी, मान लो ऊपर अगर 10% है और इसको डिवाइड कर दूं 20% से, तो कितना आएगा जी, जी आएगा 0.5। और ये 0.5 क्या है जी, ये हमारा 1 से कम। तो इलास्टिसिटी 1 से कम तब आती है जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो। अब ऊपर क्या आता है जी, ऊपर तो आता है सप्लाई फॉर्मूले में, और जो नीचे आता है प्राइस। इट मींस अगर सप्लाई वाला गैप कम हो, केवल 10%, और प्राइस वाला जो आपका चेंज है वो ज्यादा हो, तो अगर ऊपर वाला चेंज कम हो, नीचे वाला चेंज ज्यादा हो, इट मींस सप्लाई वाला चेंज कम हो और प्राइस वाला चेंज ज्यादा हो, तो ईएस आएगा 1 से कम। तो वही वाली बात तो यहां पे लिखी है कि इलास्टिसिटी बच्चों 1 से कम तब होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कि जो सप्लाई में चेंज हुआ वो लेस देन, वो कम हुआ, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज हुआ ज्यादा और सप्लाई में चेंज हुआ कम। तो ईएस आएगा लेस देन 1, और जब ईएस आएगा लेस देन 1 तो इसको अपन लोग बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई या फिर लेस इलास्टिक सप्लाई। या तो बोलूंगा इन इलास्टिक या बोलूंगा लेस इलास्टिक। यहां पे जो कर्व बनेगा स्टीपर बनेगा और वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। आओ मैं इसके डायग्राम को आपको जो बनाकर दिखाता हूं। मान लो कि भैया ये अपने प्राइस है ओपी और भैया जी ये हमारी सप्लाई है ओक्यू। तो प्राइस ओपी सप्लाई ओक्यू, ये आपका आ गया पॉइंट। अब मान लो बच्चों प्राइस बढ़े और प्राइस ओपी से बढ़ के हो गए ओपी1। अब भैया प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन इस बार क्या हो गया, जिस सप्लाई में चेंज हुआ कम, कि दोनों बढ़े, सप्लाई भी बढ़ी प्राइस, लेकिन प्राइस बढ़े थोड़े ज्यादा, सप्लाई बढ़ी लेकिन थोड़ी कम। तो प्राइस बढ़े, सप्लाई बढ़ी, लेकिन सप्लाई थोड़ी कम बढ़ी, सप्लाई में चेंज हुआ कम, केवल सप्लाई बढ़ी यहां तक। अब आपको साफ साफ गैप दिख रहा है, सप्लाई वाला गैप कम है, सप्लाई बिकॉज थोड़ी कम बढ़ी।
लेकिन प्राइस वाला गैप ज्यादा है बिकॉज प्राइस थोड़े ज्यादा बढ़े। अब मैं इस नए प्राइस को और इसमें नई सप्लाई को अगर मान लो आपस में मैं ज्वाइन करता हूं तो ये नया पॉइंट आ गया, और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा और सप्लाई कर बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का मेरा बनेगा सप्लाई कर्व, जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। और आपको दिख रहा है जो ये मेरा सप्लाई कर्व बना है जी, ये मेरा स्टीपर सप्लाई कर्व बना है, तो वही बोलता है सप्लाई कर्व स्टीपर है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और इसे क्या बोलूंगा मैं, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक सप्लाई में इसको बोलूंगा। तो ये था आपका तीसरा केस, जब इलास्टिसिटी बच्चों होती है क्या, जब हमारा ES होता है 1 से कम। होपफुली आपको ये वाला केस भी समझ में जो है आ गया होगा। चलिए अपने 3 केस हो गए, आगे बढ़ते हैं। आइए जी चौथे केस पे आते हैं, इलास्टिसिटी बराबर 0। अब ES बराबर 0, वही थोड़ा मैथ वाला दिमाग लेके आओ। एक बात बताओ, अगर ऊपर हो 0% और नीचे हो 10%, तो अगर 0 को मैं किसी से भी डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, 0। इट मींस मेरा ES क्या आ जाएगा, 0। तो ES के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 0 आने के लिए ये आवश्यक है ऊपर वाली वैल्यू 0 हो और नीचे वाली वैल्यू कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर क्या आता है, सप्लाई जी, नीचे क्या आता है, प्राइस। इट मींस अगर सप्लाई वाली वैल्यू 0 हो, इट मींस क्या, 0 मतलब होता है नो चेंज। भाई मैंने बोला 0% चेंज हुआ, 0% मतलब क्या, नो चेंज। इट मींस अगर सप्लाई में चेंज हो 0%, इट मींस सप्लाई में नो चेंज। हाँ, प्राइस में कुछ भी चेंज हो, वट एवर, को मतलब कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मान लो सप्लाई में चेंज 0%, प्राइस में चेंज कुछ भी हो, मतलब प्राइस बढ़ घट रहे हैं, वस्तु का प्राइस बढ़े, वस्तु का प्राइस घटे, लेकिन सप्लाई में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सप्लाई तो जितनी पहले हो रही थी उतनी ही हो रही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी होती है बच्चों, वो आती है 0। और इसको अपन लोगों ने नाम क्या दिया, इसको नाम दिया परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ES बराबर 0। तो बोलता भी तो है कि जब आपके सप्लाई में क्या हो, नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, विद चेंज इन प्राइस। भैया प्राइस में चेंज है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, तो इस केस में जो सप्लाई है उसको परफेक्टली इन इलास्टिक बच्चों बोला जाता है। उसको परफेक्टली इन इलास्टिक, हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। तो इसको जो है परफेक्टली इनइलास्टिक बच्चों, पूर्णतया बेलोचदार बोला जाता है। अब बात की जाए यहां पे जो सप्लाई कर्व आपका बच्चों बनेगा, वो बनेगा आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो सप्लाई कर्व बनेगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो जरा एक बार डायग्राम देखते हैं, सच में ऐसा बनेगा। देखो मान लो जब प्राइस मान लो आपके ओपी थे, सप्लाई ओक्यू थी, तो ओपी पे ओक्यू ये वाला पॉइंट आ गया। मान लो प्राइस का लेवल बढ़ गया, प्राइस बढ़ के हो गए OP1। अब प्राइस अगर बढ़ के OP1 भी हो जाए, क्या सप्लाई का लेवल चेंज होगा? नहीं, सप्लाई OQ हो रही है, सप्लाई OQ ही होती रहेगी भैया, सप्लाई का लेवल चेंज नहीं होगा। तो इस OP1 पर भी सप्लाई आपकी OQ रहेगी, तो इस OP1 को इस OQ से मिलाऊंगा तो इस बार जो है मेरा ये वाला पॉइंट बनेगा। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मेरा सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बनेगा जी, ये मेरा सप्लाई कर्व बनेगा उस केस में जब ES बराबर क्या हो, 0, जब इलास्टिसिटी बराबर क्या हो, 0, और इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। देखो अगर आपको ये वाले कंसेप्ट आते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा नीचे वाली वैल्यू कम, तो आएगा 1 से ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू कम नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, आएगा 1 से कम, ये सारी बातें आती है। तो ये तो बहुत ही आसान चीज है आपके लिए, अबे कोई घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें। मैं के यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं के यहाँ पे कोई कॉस थीटा साइन थीटा अल्फा बीटा का कुछ नहीं, सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े सिंपल शब्दों में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही मेरे को ना पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में। ठीक है ना जी। चलिए तो भैया ये तो हो गया ES बराबर 0। अब मेरी बात को सुनो, अब बच्चों आता है ES, सॉरी ED लिखा है बच्चों यहां पे आपका आएगा ES, माय मिस्टेक। ठीक है, तो ED नहीं होगा, यहां पे बच्चों क्या होगा जी, यहां पे होगा ES बराबर इनफाइनाइट। ठीक है, और इसको बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब बताओ ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब, ES बराबर इनफाइनाइट कब होगा? मैथमेटिकली अगर ऊपर वैल्यू कुछ भी हो,
लेकिन नीचे वाली वैल्यू मान लो 0 हो, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन अगर नीचे 0 मिल गया तो मेरा ES आएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने के लिए नीचे 0 का होना आवश्यक है। अब भाई नीचे तो आता है मान लो प्राइस, मान लो क्या आता ही है, और ऊपर आता है सप्लाई फॉर्मूले के अनुसार। इट मीन सप्लाई में चेंज कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइस में चेंज 0 हो, प्राइस में चेंज 0 हो, सप्लाई में कोई भी चेंज हो, नो प्रॉब्लम, तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी आएगी बच्चों वो आएगी इनफाइनाइट। इट मींस प्राइस में नो चेंज, 0 मतलब क्या, नो चेंज। तो बोल तो रहा है कि व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई, कि सप्लाई में चेंज हो रहा है एट प्रिवेलिंग प्राइस। बेटा प्रिवेलिंग का मतलब होता है फिक्स्ड, कि प्राइस आपके फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड प्राइस पे चेंज हो रहा है। इट मींस मतलब प्राइस बढ़ रहे ना प्राइस घट रहे, केवल सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो उस केस में जो सप्लाई है बच्चों उसको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहा जाएगा। और इस केस में जो आपका सप्लाई कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो बच्चों क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और उसको बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि इस बार प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस तो दुकानदार ने वही रखे, लेकिन अब उसी प्राइस पर वो माल ज्यादा बेच रहा है, उसी सेम प्राइस पर वो सप्लाई ज्यादा कर रहा है। समझ में आ गया? तो उसको बोलूंगा ES बराबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो मान लो बच्चों आपके प्राइस है OP और आपकी सप्लाई बच्चों मान लो OQ है, तो प्राइस OP सप्लाई OQ, और इससे मान लो ये वाला पॉइंट आया। अब भाई सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ के OQ1 हो गई, लेकिन क्या इस बार जो है प्राइस में चेंज हुआ? नहीं, सप्लाई तो आपकी बढ़ी बट देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस आपके अब भी OP है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस OP पर जो है इस OQ को मिलाऊंगा और मेरा ये वाला पॉइंट आएगा, और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा इस बार क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बच्चों बन जाएगा, जो कैसे बनेगा, ये जो मेरा बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये था कि आपका कब, जब सप्लाई कर्व क्या हो बच्चों आपका इनफाइनाइट हो। तो अल्टीमेटली मैंने आपको सारे के सारे केस पढ़ा दिए। ES बराबर 1 कब होता है, अगर मैं एक बार क्विक कराऊं रिवीजन, ES बराबर बच्चों 1 कब होता है, कि ES बराबर 1 भैया तब होता है कि जितने मार्केट में प्राइस बढ़े उतनी ही सप्लाई बढ़ गई। मार्केट में 20% से महंगाई बढ़ी, प्राइस बढ़े, दुकानदार ने सप्लाई भी 20% से बढ़ा दी। उसके बाद ES मोर देन 1, ES मोर देन 1 कब होता है, जब सप्लाई में चेंज हो ज्यादा, प्राइस में चेंज हो कम। प्राइस केवल 10% ही बढ़े थे, प्राइस हल्के से ही बढ़े थे, लेकिन दुकानदार खुश हो गए, ओहो प्राइस बढ़ गए और माल बेचो और माल बेचो और माल बेचो। 10% ही प्राइस बढ़े थे, लेकिन दुकानदारों ने 20% एक्स्ट्रा माल बेचना स्टार्ट कर दिया, दुकानदारों ने सप्लाई ज्यादा कर दी। तो जब सप्लाई में चेंज हो ज्यादा और प्राइस में चेंज हो कम, ES आएगा आपका मोर देन 1। उसके बाद एक होता है बच्चों ES लेस देन 1। ES लेस देन 1 कब होता है, ES लेस देन 1 तब होता है कि जब प्राइस में चेंज हो ज्यादा, कि प्राइस तो बहुत बढ़ गए लेकिन दुकानदार सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा, दुकानदार सप्लाई केवल थोड़ी ही बढ़ा पाया, उसके पास सामान नहीं था, मान लो वो वस्तु नहीं बना पा रहा, उसके प्राइस तो बहुत बढ़ गए लेकिन दुकानदार चाहकर भी सप्लाई ज्यादा नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स के बेटा मान लो कि कीमतें बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। एग्रीकल्चर गुड्स में मान लो प्राइस बहुत बढ़ गए, लेकिन ये एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई को इतना बढ़ा पाना पॉसिबल है नहीं। एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई को इतना बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो है नेचर पे डिपेंड करती है, वो वर्षा पर डिपेंड करती है। जितनी वर्षा होगी, जैसी वर्षा होगी उतना ही प्रोडक्शन हो पाएगा। तो अगर मान लो एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस बहुत भी बढ़ जाए, हम तब भी सप्लाई को इतना बढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज हम उसकी सप्लाई को चाहकर भी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। वो गुड्स नेचर पे डिपेंड करती है, जितनी बारिश होगी उतनी ही बन पाएगी, हम उसको बहुत सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1, क्या बोलूंगा मैं, इन इलास्टिक सप्लाईज को मैं कहूंगा। फिर एक होता है ES बराबर 0। ES बराबर 0 कब होता है, कि जब प्राइस में चेंज तो हो रहा है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, कि प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस घट रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो की तो है, ES बराबर 0। और एक होता है ES बराबर इनफाइनाइट, कि इस बार सप्लाई में कोई चेंज, इस बार प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, प्राइस जो के तो है लेकिन सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, प्राइस चुप है आपके, तो क्या होता है ES बराबर इनफाइनाइट। समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बच्चों 5 केस। अब यहां जरा मेरी बात सुनो, कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी बात जरा सुनो, याद रखना, कोई भी सप्लाई कर्व अगर ऑरिजिन से होता हुआ जाता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो,
अगर कोई भी सप्लाई कर्व बच्चों ओरिजिन से होता हुआ जाएगा तो उस केस में हर सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी बच्चों 1 मानी जाएगी। अगर कोई भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से इस 0 से होते हुए जाएगा उस केस में इलास्टिसिटी बच्चों 1 मानी जाएगी, चाहे वो फ्लैटर हो, चाहे वो स्टीपर हो, चाहे वो नॉर्मल हो। ठीक है, अब देखो भैया 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 ये तो स्टीपर है, इसकी 1 क्यों नहीं? बिकॉज ये ओरिजिन से नहीं गया, इसने एक्स एक्सिस कट किया। भाई ये तो फ्लैटर है, इसकी 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसने वाई एक्सिस को कट किया। लेकिन जरा मेरी बात सुनो, यहां पे अगर ओरिजिन से होते हुए जाए, चाहे वो स्टीपर हो, चाहे वो फ्लैटर हो, चाहे वो नॉर्मल हो, इलास्टिसिटी बच्चों उसकी 1 मानी जाएगी। ये था आपका पहला पॉइंट कि ऑल द सप्लाई कर्व विच पासेस थ्रू ओरिजिन आर यूनिटरी इलास्टिक, उनको यूनिटरी इलास्टिक माना जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल इट मेक विद, फर्क नहीं पड़ता वो कितने का एंगल बना है, वो 30 का बना है, वो 40 का बना है, 45 का बना है, वो 60 का बना है, वो 80 का बना है, फर्क नहीं पड़ता वो कितने का भी एंगल बनाए, अगर ओरिजिन से होते हुए इस बराबर 1 माना जाएगा। ओके, अगला बोलता है अगर दो स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो याद रखना जो फ्लैटर सप्लाई कर्व है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और जो आपका स्टीपर है उसकी कम होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब मेरी बात सुनो कि मान लो कि एक सप्लाई कर्व है S1 और एक सप्लाई बच्चों कर्व गया S2 अब दो सप्लाई कर्व है S1 और S2 दो सप्लाई कर्व है, दोनों ने आपस में कट कर लिया जी यहां पे। अब आप देखोगे जो S2 वाला है वो कैसा है, वो स्टीपर है और देखो वो किसको टच करेगा, ध्यान से देखो एक्स एक्सिस को, और S1 वाला है जी वो कैसा है जी वो फ्लैटर है और वो किसको टच करेगा जी देखो जाए वाई एक्सिस को। अब जो फ्लैटर है और जो टच करेगा वाई एक्सिस को आप जानते हो उसकी सप्लाई बच्चों होती है इलास्टिक, और जो स्टीपर है और जो किसे कट करेगा एक्स एक्सिस को उसकी सप्लाई बच्चों क्या होती है इन इलास्टिक। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, चाहे तो आप देख लो। ठीक है कि जो आपका एक्स एक्स कट करेगा, जो कट करेगा आपका एक्स एक्सिस को, सॉरी हाँ जो कट करेगा आपका एक्स एक्सिस को उसकी होगी इन इलास्टिक। देखो मैंने वही लिखा है, क्या मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी ये बच्चों है इन इलास्टिक और ऊपर वाला जो है बच्चों इलास्टिक, मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया। ठीक है मैंने सही तो लिखा था, सही लिखा था बच्चों मैंने, सॉरी ये वाला आपका स्टीपर है और जो स्टीपर है वो होगा इन इलास्टिक और जो फ्लैटर है बच्चों वो होगा आपका इलास्टिक। देख लो जो आपका स्टीपर है वो होगा इन इलास्टिक और जो बच्चों आपका फ्लैटर है वो होगा इलास्टिक। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है स्टीपर है फ्लैटर है, स्टीपर है फ्लैटर है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर जहां पे दोनों कट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। इस वाले पॉइंट पे देखा जाए, इस वाले पॉइंट पर जो S1 है वो पहले भी फ्लैटर था, इलास्टिक था, और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर भी उसको इलास्टिक ही माना जाएगा। ठीक है, और जो आपका S2 है, S2 आपका पहले भी इन इलास्टिक था और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर भी इसको इन इलास्टिक ही माना जाएगा। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है, अल्टीमेटली एक मिनट, हाँ अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई दो सप्लाई कर्व आपस में कट भी करे तब भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर उनकी इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगी, वो जिस प्रकार की उनकी इलास्टिसिटी थी उसी प्रकार की रहेगी। ठीक है, कहीं आप सोचो यहां पे कट करके तो यहां पे इस पॉइंट पे अलग नहीं, इस पॉइंट पे अलग नहीं होगी, ये पहले भी इन इलास्टिक था और इस पॉइंट पर भी इन इलास्टिक ही रहेगा, और ये वाला कर्व पहले भी इलास्टिक था और इस पॉइंट पर भी ये इलास्टिक ही रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को जो है आपको बताने थे। तो होपफुली आपको जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको करा देता हूं और देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये टॉपिक जो है पूरा खत्म करते हैं। चलो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो आपको प्राइस गिवन है 10 से बढ़ के 15 हो गए, सप्लाई 20 से बढ़ के 80 हो गई, बोलते हैं ईएस निकालो। पहले बताओ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ईएस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। अब जरा आप लोग मुझे बता दो ये क्या है जी, ये है ओल्ड क्वांटिटी Q
और ये क्या है, न्यू क्वांटिटी Q1, डेल्टा Q बोल दो जी। डेल्टा Q क्या होता है जी, Q1 माइनस Q, 80 माइनस 20 है ना, ये कितना आ गया, 60 आ गया डेल्टा Q। ऐसे ये क्या है हमारे ओल्ड प्राइस P, ये क्या है जी, न्यू प्राइस P1 है ना। और डेल्टा Q का फॉर्मूला, डेल्टा P फॉर्मूला क्या होता है जी, न्यू प्राइस P1 माइनस ओल्ड प्राइस P। तो बताओ 15 माइनस 10, ये अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले क्वेश्चन आते हो तो सेम वैसे ही है। तो ये आ गया आपका 5। अब बस फॉर्मूले के अंदर बच्चों वैल्यू पुट कर दो, ES का ES, डेल्टा Q कितना निकाला आप लोगों ने जी, डेल्टा Q हमारा कितना आया जी, डेल्टा Q 60 आया, ओके जी। डेल्टा P कितना जी, डेल्टा P हमारा मान लो 5 आया, ठीक है, इनटू में जी P कितना है जी, P है हमारा 10 अपॉन में जी Q कितना है जी, Q हमारा 20। अब आप लोग जो है इसको बस सिंपल सॉल्व कर लो जी। ये गया 2 बार में और जी ये गया आपका 3 बार में, 3 दूनी 6 जी, ES आ गया हमारा 6, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये चीज भी आप आसानी से कर सकते हो, न्यूमेरिकल करने में कोई हार्ड नहीं है। बस पुराने वाले जो प्राइस है, जो पहले वाले प्राइस थे उनको P मान लो ओल्ड प्राइस, जो प्राइस अब हो गए उन्हें P1 मान लो न्यू प्राइस, पुराने वाली क्वांटिटी को ओल्ड क्वांटिटी Q और न्यू Q1। बस डेल्टा P का सिंपल था फॉर्मूला, P1 माइनस P, डेल्टा Q Q1 माइनस Q। अब बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खैर न्यूमेरिकल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी ये वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि ये जो अलग अलग टाइप थे, ये अलग अलग टाइप आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यहाँ पे आप लोगों ने टाइप पढ़ लिए, न्यूमेरिकल भी देख लिया, अपन लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया और अपन लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।